हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स के चैप्टर सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.1 करेंगे और ये समझेंगे कि ये सदिश बीजगणित क्या है, सदिश क्या है। जितने भी इसके टॉपिक हैं वो सब क्लियर करेंगे पहले, तब जाकर एक्सरसाइज करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स को समझेंगे, इस पूरे चैप्टर में यूजुअल होंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है, शुरू से लास्ट तक देखना है और तब जाकर ये सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ बताए जाएंगे उन सब को अपने आप भी करने का प्रयास करना है। ठीक है ना, चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या होता है सदिश? सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं और सदिश ये शब्द खुद अपनी परिभाषा बताता है। देखिए कैसे, सदिश मतलब दिशा सहित। तो एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं सदिश कहलाती है। परिमाण तो होता ही होता है, वो चाहे तो अदिश हो या सदिश हो, परिमाण दोनों में होता है। ओके, लेकिन सदिश कौन होता है? जिसमें दिशा भी होती है। तो सदिश में दिशा होती है, अदिश में दिशा नहीं होती। ये चीज आप समझिए। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण के लिए कि जैसे दूरी है, एक विस्थापन है। देखो इन दोनों में क्या अंतर होता है। ये अदिश है तो ये सदिश है। लेकिन अगर नॉर्मली हम सामान्य जीवन में बात करते हैं तो अक्सर इन शब्दों का यूज कर लेते हैं। कहीं दूरी कहना है तो विस्थापन कह देते हैं, विस्थापन है तो दूरी कह देते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। दूरी जैसे मैंने लिख दिया 2 मीटर, ये लिख दिया मैंने 2 मीटर लिख दिया। लेकिन विस्थापन में मैं 2 मीटर नहीं लिखूंगा, मैं 2 मीटर उत्तर लिख दूंगा, 2 मीटर दक्षिण लिख दूंगा, कोई भी डायरेक्शन एक लिख देंगे। तब ये विस्थापन कहलाता है, जिसमें हमें दिशा भी पता है कि दूरी तो चली गई है, लेकिन किस दिशा में चली गई है ये हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये पता हो कि दूरी किस दिशा में चली गई है तो वही विस्थापन हुआ। और आप ये समझ लीजिए कि जब हमें दिशा पता लग जाए तो हम उसी को कहते हैं सदिश, अर्थात वही वेक्टर होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर रहा हूँ, किरण है ये। वैसे तो किरण है साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन मैथ में भी इसको किरण ही कहेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस वेक्टर में इसको क्या कहते हैं, देखिए ये है बिंदु, मान लीजिए O, और ये है बिंदु P। तो ये जो O है ये इसका प्रारंभिक बिंदु है जहां से ये किरण चल रही है, प्रारंभिक बिंदु। और ये जो P है ये इसका अंतिम बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है। और O से P तक की जो दूरी है, O से P तक की, वही है वेक्टर। बस, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पता है, डायरेक्शन। देखो ये जो तीर है ये इसका डायरेक्शन बता रहा है कि ये O से P की ओर है। तो O से P की ओर है, इसके ऊपर ये तीर भी हमें फिर लगाना पड़ता है और इसी को हम कहते हैं वेक्टर। तो इसको पढ़ा जाएगा वेक्टर OP, या हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो सदिश OP। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्लियर होगी स्थिति किसकी, सदिश की। लेकिन अब मेरे मुंह से निकला है स्थिति, तो बस फिर स्थिति सदिश पे ही आ जाओ। दूसरा टॉपिक ही है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ये है। देखिए इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए जरा यहाँ पे ऐसे करके, ये त्रिविमीय है इसलिए त्रिविमीय थोड़ा अलग टाइप से बनता है। 11वीं में आप पढ़ के आए हैं इसको, Z Y और ये X, इस प्रकार से बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु मैंने P ले लिया, ये है O और ये मूल बिंदु है 0 0 0। यहाँ से OP को इस प्रकार से खींच दिया गया है, लाइन को O से P को मिलाया और एक एरो भी लगा दिया यहाँ पे। तो देखिए O से P, ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये एक वेक्टर है, क्योंकि यहाँ दिशा पता लग रही है। तो ये OP एक वेक्टर है। अब अगर हम बिंदु P ज्ञात कर लें या हमें पता लग जाए कि ये XYZ है, मान लीजिए ये 0 0 0 और ये XYZ, तो देखो हमें यहाँ O का भी पता है और P का भी पता है कि O किस
स्थिति में है, P किस स्थिति पे है। तो जब दोनों की स्थिति पता हो तो इसका मतलब हमें वेक्टर OP की स्थिति पता है। तो यहाँ पर जो वेक्टर होगा, यहाँ का जो वेक्टर OP है वही स्थिति सदिश है, अर्थात यहाँ का जो वेक्टर है वही पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि हमें उसकी राइट पोजीशन पता है। इसको कहते हैं राइट पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि हमें इसकी अवस्थाएं पता है कि इस बिंदु से इस बिंदु है, बिल्कुल सही सटीक स्थिति हमें उसकी पता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम परिमाण भी ज्ञात कर लेंगे, सारे काम हो जाएंगे। दिशा भी हमें पता है, सब चीज़ पता है। दिशा पता है तो तब तो वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुई। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट टॉपिक है दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या भी इसको बोलते हैं। देखो दिक् कोज्या, तो एक ही बात होती है, दिक् कोज्याएं या डायरेक्शन कोसाइंस भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं। ये होगा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर OP सदिश OP इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बना दिया, P ये OP है। तो इस OP का OX यहाँ पे अगर इसको देखें मिला के, तो वैसे तो तिरछा खींच गया, थोड़ा सा ऐसा एंगल आना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये जो एंगल आएगा ये अल्फा, फिर OZ के साथ गामा और OY के साथ बीटा, ये हुआ। ये अगर एंगल बना दिए जाए, OX के साथ क्या बताया मैंने, अल्फा, OY के साथ बीटा और OZ के साथ गामा, ये बना दिया जाए, तब यहां से जो इनके कोसाइंस आएंगे, किसके, अल्फा के, बीटा के और गामा के, यही है दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, इसी को कहते हैं। क्लियर हुई स्थिति? नहीं हुई, कोई बात, दोबारा समझो। देखो यहाँ OP हमने एक वेक्टर लिया था, इस वेक्टर का OP का अगर x से देखें एंगल तब अल्फा बना, y से देखें तो बीटा और OZ से देखें तो गामा। तो इन्हीं के अगर कोसाइन ले लिए जाएं कि कोस के साथ अल्फा, बीटा के साथ भी कोस और गामा के साथ भी कोस, तो यही डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ओके, अब इसके बाद यदि P से एक लंब खींच दिया जाए x अक्ष पर, तो PA, इस पर एक लंब यहाँ खींचा कहीं, तो x अक्ष पर, तो ये हो जाएगा फिर यहाँ से OA। देखिए ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये फिलहाल y है और ये x है। हम द्विवे में बना के समझाता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ नहीं बन पा रहा है ना। देखिए ये हुआ x और y मान लीजिए, तो PA खींच दिया हमने लंब किस पर, x पर। तब यहाँ से देखो OA और OP, इसका जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, तो कोस अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि कोस अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से कोस अल्फा OA अपॉन OP आया। लेकिन ये जो OA है ये क्या है, OA चूंकि ये x अक्ष पर है तो इसको x कहेंगे, और OP तो ये खैर परिमाण है किसका, OP का, वेक्टर OP का परिमाण OP कहलाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये मतलब होता है इसका। जब भी किसी वेक्टर का दूरी ज्ञात करनी है तो उसको इस चिन्ह से ज्ञात कर डिनोट करते हैं। इसको मोड भी कहते हैं, या सीधा हिंदी में कहें तो सदिश OP का परिमाण कहते हैं इसको पूरे को, ठीक है। तो ये हुआ। लेकिन जब हम इसका परिमाण ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर कर देते हैं वर्गमूल में, तब ये आ जाता है। इसी प्रकार से कोस बीटा भी आएगा, ये आ जाएगा y अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कोस गामा भी ऐसे ही आना है, z अपॉन OP, वेक्टर OP का परिमाण z अपॉन ये होगा,
तीनों चीज आ गई। तो ये क्या कहलाते हैं? ये दिक कोसाइंस कहलाते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, दिक कोज्जाएं भी इसको बोलते हैं। अब यदि यहीं पे देखो थोड़ा सा और समझ लो कि कोस अल्फा एक्स अपॉन ये जो ओपी वेक्टर है इसी को हम आर कह दें, है ना, डिस्टेंस हम इसको ओपी को आर बोल दें कि ये आर है, तब क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो ये हो जाएगा कोस अल्फा, यहाँ से एल डिनोट कर लेंगे कि एल है ये एक्स अपॉन आर, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स बराबर एल आर। इसी प्रकार वाई बराबर एम आर और जेड बराबर एन आर। तो इस फॉर्म में भी इसको आप रख के समझ सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम एक इन सबको जोड़ दें, देखो इन सबको जोड़ दें तो क्या होगा? देखो जोड़ने के लिए थोड़ा सा एक मैं बताता हूँ आपको। जैसे r हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये जो दूरी है ये वेक्टर ओपी की ये है। तो स्क्वायर रूट को इधर ले जाएंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सभी फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब जाके बात बनेगी। अब अगर ये सारी वैल्यू x की जगह एल आर, वाई की जगह एम आर, जेड की जगह एन आर रख दें तो देखो एक वैल्यू निकल के आएगी। क्या आएगी? देखो एल स्क्वायर आर स्क्वायर, एन स्क्वायर आर स्क्वायर और एन स्क्वायर आर स्क्वायर, ये एम है, एम स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे और इसे काट देंगे तो यहाँ से आएगा 1 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये भी आप याद रखें कि जो दिक कोज्जाओं के वर्गों का योग होता है वो 1 होता है, क्योंकि हमने एल को क्या माना है? कोस अल्फा को माना है, कोस बीटा एम और कोस गामा ये एल माना है, तो ये हुआ। तो एक सूत्र आप ये भी याद रखेंगे कि दिक कोज्जाओं के वर्गों का योग 1 होता है। और समझो कुछ नेक्स्ट पे, पूरी चीज क्लियर करनी है आज। दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं ये समझ लीजिए। ये यदि L अनुक्रम A के है अनुक्रमानुपाती, M B के अनुक्रमानुपाती और N C के अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ पर जो A B C है वही दिक अनुपात कहलाते हैं। किसके? R के। बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि दिक अनुपात क्या होते हैं। तो यदि L A के अनुक्रमानुपाती, M B के अनुक्रमानुपाती, N C के अनुक्रमानुपाती, तब यहाँ जो A B C है वो दिक अनुपात R के कहलाते हैं, मतलब R के दिक अनुपात हैं। ये कौन कौन? A B C। तो इनमें क्या है देखिए, L A का अनुपात, M और B का अनुपात, N और C का अनुपात बराबर कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकलेगा कि रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे वाले तीनों के वर्गों का योग वर्गमूल में और ऊपर वाले का भी। तो इस प्रकार से निकल जाता है। अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका मान तो हमने याद कर लिया था, 1 था, तो 1 का वर्गमूल तो 1 आएगा, नीचे वाला सेम रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये जो एल है, अगर हम एल अपॉन ए के इक्वल से लें 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, तो एल बराबर यहाँ से ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। एम आ जाएगा बी अपॉन में, सेम थिंग, और एन में सी अपॉन में ही आ जाएगा। तो देखिए एल एम एन के वैल्यू इस प्रकार से ज्ञात करनी हो, जबकि ए बी सी दे रखे हो, तो हम एल एम एन को इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए सदिश के प्रकार कितने होते हैं, इस चीज को भी आप समझिए। सदिश टाइप्स, कितने टाइप्स? नंबर 1 शून्य सदिश, पूरी परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, बस समझना है आपको, समझ के बहुत हो जाएगा, कहीं परिभाषा लिखने में नहीं आती। देखिए ये एक बिंदु है जो मैंने बना दिया, बिंदु, ये बिंदु है।
अगर मैं इससे कहीं भी ना चलूँ, न ऊपर ना नीचे, ना इधर ना उधर, कहीं भी ना चलूँ, तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, क्योंकि हम कहीं चले ही नहीं हैं। तो जब प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु समान हो तो क्या कहलाता है? वही वेक्टर जीरो वेक्टर कहलाता है। जीरो वेक्टर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, वही होता है जीरो वेक्टर। और इसका परिमाण भी कुछ नहीं होता। परिमाण अर्थात दूरी। दूरी तो इसमें कुछ होती नहीं ना, तो जब दूरी होती नहीं तो परिमाण भी नहीं होता। तो ये हो गया क्या? देखो ये जो आपको दिख रहा है यही है जीरो वेक्टर। दूसरे नंबर पे आओ, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश नाम आप कम ही सुनेंगे, यूनिट वेक्टर ही यूज होता है इसके लिए ज़्यादातर, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड बहुत यूज होते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए, कोई OP है, मान लीजिए एक वेक्टर इस प्रकार से दे रखा है, ये O और ये P, कि इसके बीच की दूरी एक ही है। एक, चाहे तो वो क्या हो, मीटर हो, चाहे कुछ भी हो, तो 1 यूनिट है, बस वो 1 यूनिट है, तब उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। बस, तो ये चीज़ आपको समझनी है। और जब हम यूनिट वेक्टर ज्ञात करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? वेक्टर ए को वेक्टर ए के परिमाण से डिवाइड कर देते हैं, तब जाकर आ जाता है क्या? यूनिट वेक्टर। तो ये जो चिन्ह है, ए के ऊपर मैंने जो टोपी पहनाई, ये यूनिट वेक्टर का चिन्ह है, ये वेक्टर का है। और ये वेक्टर ए का जब ये दो डंडे लगाते हैं तो ये परिमाण का है। वेक्टर ए का परिमाण किसके नीचे आ जाएगा? तो वेक्टर ए के नीचे, तब जाके हम यूनिट वेक्टर को ज्ञात कर सकते हैं। फिर है सह आदिम सदिश, तो इनके इंग्लिश वर्ड भी पता होने चाहिए। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है? एक ही प्रारंभिक बिंदु से दो अथवा अधिक वेक्टर जब निकलते हैं, एक ही प्रारंभिक बिंदु है, मान लीजिए O, और यहाँ से ABC निकले 3 वेक्टर, तो ये तीनों वेक्टर क्या कहलाते हैं? ये तीनों हो, चारों हो, कितने भी हो, तो वो सारे सह आदिम वेक्टर्स कहलाते हैं। सिंपल। फिर है संरेख सदिश। देखो, संरेख सदिश को भी समझ लो। संरेख सदिश क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर में क्या हुआ कि एक वेक्टर है, जैसे मान लीजिए, फिर समांतर में एक और वेक्टर है, फिर और एक वेक्टर है, फिर और एक वेक्टर, इस प्रकार ये से सारे वेक्टर हैं, ये सारे कोलिनियर कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं। ठीक है ना? वैसे तो परिभाषा से ऐसा लगता है कि एक ही लाइन पर ये, फिर इसके आगे ये, फिर इसके आगे ये। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये फिर ये समांतर होते हैं जब सारे, तो संरेख सदिश कहलाते हैं। क्वेश्चन भी करेंगे इसका। एक होता है समान सदिश। समान सदिश क्या होता है? देखो, एक सदिश ये है तो दूसरा सदिश भी उतना ही हो। इसका परिमाण यदि 2 है तो इसका परिमाण भी 2 हो, और इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन भी यही हो, तब वो कहलाता है समान सदिश। क्लियर होगी बात? अब एक और होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक सदिश क्या होता है? तो देखिए, यदि मैं इस प्रकार से एक वेक्टर बना देता हूँ AB, एक वेक्टर फिर मैंने ऐसे बना दिया इसको, तो यहाँ A और यहाँ B लिखा जाएगा। ये दोनों वैसे तो समान है, लेकिन वेक्टर AB वेक्टर BA के समान नहीं होता, बल्कि माइनस आ जाता है वहाँ पे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, काम में आएगी। वेक्टर AB को अगर वेक्टर BA लिखना है तो माइनस लाना पड़ेगा, तब जाके इक्वल हो सकते हैं। तो इसको हम ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं। ठीक है? तो देखिए, कई सारी बातें आपके क्लियर हो गई, और अब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, देखो आज मैंने रेड से लिख दिया है, यदि रेड अच्छा लगता है तो कमेंट करें, नहीं लगता है तब भी कर दें, बता दें मुझे कि रेड से ही करना चाहिए या कुछ और ट्राई करें। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए।
विस्थापन का। जब भी सदिश की बात आएगी तो यही शब्द यूज होगा, दूरी नहीं होगी। देखिए उत्तर कहाँ है, तो उत्तर हमेशा अगर ग्राफ की बात करें या कहीं भी किसी पेज की बात करें तो उत्तर हमेशा ऊपर, उत्तर ऊपर ये होगा, साउथ नीचे। तो उत्तर से क्या बनाएंगे, एक हम बना लेंगे कार्तीय तल, और इस पर उत्तर तो ऊपर से 30 डिग्री पूर्व। तो बताओ पूर्व इधर है कि इधर है, तो बिल्कुल सही समझे आप, इधर ईस्ट इधर वेस्ट ना। तो भाई इससे इसकी ओर चलना है, किसकी ओर, पूर्व की ओर 30 डिग्री। 30 डिग्री ऐसे मान लो आपकी, ऐसे चल जाओगे और इसका संकेत भी आप दोगे कि हम इधर से इधर को चल रहे हैं 30 डिग्री, और 40 किलोमीटर का विस्थापन है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है वो 40 किलोमीटर है, और हमें ये पता है कि विस्थापन कहाँ हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, तो ये हो गया पूर्वोत्तर में, पूर्व और उत्तर के साइड में हो रहा है 30 डिग्री का अगर एंगल आ गया तो बस बन गया। निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश, देखो अदिश सदिश की खूब बात मैंने बताई है। 10 kg द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान अदिश होता है, अदिश, तो अदिश में लिख दो 10 kg। फिर ये क्या है, देखो 2 मीटर उत्तर पश्चिम, इसका मतलब ये तो सदिश है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, ये सदिश में लिखो। फिर 40 डिग्री, 40 डिग्री क्या है, अदिश है। फिर हुआ 40 वाट, तो वाट शक्ति का होता है, ये भी क्या हुआ, शक्ति का भी 40 वाट अदिश हुआ। और ये जो आवेश है ये भी क्या हुआ, ये भी अदिश हुआ। और ये जो है ये तो खैर हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, सारे हो गए, ये भी हो गया। ये वाला 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है त्वरण, और जो त्वरण होता है वो भी सदिश होता है। तो देखो इसको हमने अलग अलग से लिख दिया। तो ये चीज़ें पूछी जा सकते हैं, अगर आपके क्लियर नहीं है तो आराम से इसको वीडियो को देखें और तब जाके नतीजे पे पहुंचेगी क्या अदिश है क्या सदिश है। निम्नलिखित को अदिश और सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। समय, कालांश, जो टाइम होता है वो क्या होगा, अदिश होता है। दूरी, दूरी को मैंने बताया है बिल्कुल उदाहरण देके कि दूरी तो अदिश होती है। कार्य भी अदिश होता है। अब जो बचा बल और वेग, बल और वेग वे दोनों सदिश होते हैं, ठीक है। तो बस ये भी हो गया। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से लर्न कर लोगे, समझ लोगे, लर्न करने से ज़्यादा है समझना, ठीक है। रटे हुए को आप कितने दिन याद रख सकते हो, लेकिन सीखे हुए को आप हमेशा याद रख पाओगे। देखिए ये जो मैंने अभी सदिश आपको बताया है, सह आदिम, समान, सनेक सब बताया मैंने। तो क्या सह आदिम होगा, सह आदिम के लिए मैंने क्या बताया कि जब एक ही बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से सदिश निकले, तो देखो यहाँ से ए बी निकला और ए से ही ए डी निकला, तो ये क्या बने, सह आदिम बन गए। और देखो कोई ऐसा है क्या, ये भी नहीं है और नहीं है, केवल यही है। समान, देखो समान कौन है, तो देखो ए डी और बी सी, सेम दूरी है। सेम दूरी क्यों है, क्योंकि ये वर्ग है, ये भी ध्यान रखो, वर्ग है, ये ऐसे ही डायग्राम से नहीं क्लियर करेंगे स्थिति। ये वर्ग है तो सारी भुजाएं तो बराबर होंगी ना, परिमाण सबके बराबर होंगे। अगर परिमाण बराबर है तभी समान होता है, डायरेक्शन सेम हो तभी समान होता है, डायरेक्शन सेम नहीं है तब भी सेम नहीं होता। अब मैंने ए डी और बी सी को समान में लिखा है, तो फिर मुझे ए बी और डी सी भी लिखना चाहिए, नहीं, क्योंकि ए बी वेक्टर ए बी ये है, ये डायरेक्शन देखो, और सी से डी, ये सी डी वेक्टर है ना कि डी सी वेक्टर। डी सी अगर कहेंगे तो माइनस डी सी होगा, और ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। सरेख परंतु असमान, तो ए बी सी डी अभी तो पता है, ए बी और सी डी ये हुए, यानी कि वेक्टर ए बी क्या ए और वेक्टर सी, ये दोनों सरेख तो है बट असमान है।
ठीक है, तो ये हो गया। निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य के रूप में दीजिए। वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए सररेख है। हाँ होते हैं, क्यों? देखो मान लीजिए वेक्टर ए मैंने ऐसे बना दिया और माइनस वेक्टर ए ऐसे बनाएगा, ये हुआ वेक्टर ए और ये इस प्रकार से बनेगा। तो ये दोनों समांतर हैं, तो इसको सरेख कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सरेख नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ समान नहीं कह सकते। दो सरेख राशियों का सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। सदैव कैसे हो जाएगा? मान लीजिए एक तो ये है और एक ये है, तो परिमाण तो इनका समान कभी हो ही नहीं सकता। तो ये ट्रू, ये फॉल्स। समान परिमाण वाले दो सदिश, एक का ये परिमाण है, दूसरे का मान लीजिए मैं ऐसे बना दूं, दो सदिश सरेख होते हैं, कभी नहीं हो सकते। मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ना के चांस ज़्यादा हैं। क्या पता किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का तो नहीं पता ना। तो सरेख कब होते हैं? जब एक दोनों आपस में या तीनों जो भी कुछ हैं वो सारे आपस में समांतर में होते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसे बना दिया, दूसरा ऐसे बना दिया, भले ही परिमाण तो समान है लेकिन बराबर तो नहीं है, डायरेक्शन तो सेम नहीं है, तो ये भी फॉल्स हुआ। समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश समान होते हैं। देखो समान परिमाण है, ठीक है, मान लीजिए ये है, ओके। दो सरेख सदिश समान होते हैं, नहीं हो सकते, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभार हो जाए तो चल जाएगा। तो ये तीन चीज़ फॉल्स हुई और एक ये ट्रू हुआ। तो देखिए एक्सरसाइज भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। आराम से इसको पढ़ें और तब जाके इस एक्सरसाइज को अपने आप भी प्रयास करें। रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। और वीडियो पसंद आती है लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। और इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको सबको देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ।